नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। पिछले कई दिनों से लगातार आपने रह रहकर खबरें सुनी होंगी बादल फटने की, कि उत्तराखंड में बादल फट गया, हिमाचल में बादल फट गया, या मुंबई में कई बार ये सुनने में आता है कि बादल फटता है। तो बादल फटना क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा ढूंढने की कोशिश करें तो ये बारिश का एक चरम रूप है, जहां एक साथ ही बादल में जहां एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ होता है, तो वो अचानक से ही किसी एक जगह पर वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ वहीं पर ही वो एक छोटे से हिस्से में बरसता है और एक इतना बड़ा सैलाब लेकर आता है कि वहां आसपास जो भी चीज उसके रास्ते में आती है उसको ध्वस्त करता हुआ पानी निकल जाता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता, बना लेता है। तो ये बादल फटने को मैं आज के वीडियो के साथ कैसे जोड़ रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। कल रविवार को दिल्ली में पहले जंतर मंतर पर आयोजित था, फिर कहीं दिल्ली पुलिस ने उस जगह को चेंज किया। भारत जोड़ो के नाम से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये आंदोलन क्या है? भारत जोड़ो आंदोलन एक बहुत ही प्रखर वकील हैं, अधिवक्ता हैं, अश्विनी उपाध्याय। पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे, उसके प्रवक्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने काफी समय से एक अभियान की शुरुआत की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वो रह रहकर PIL भी डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जो अंग्रेजों के समय की जो कानून व्यवस्था है, जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन सिविल कोड है, उसमें बहुत ऑब्सलीट हो चुके, पुराने हो चुके बहुत से ऐसे कानून जो कि आज रेलिवेंस नहीं है, आज उनकी रेलिवेंसी नहीं है, आज उनकी सार्थकता खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए, भारत सरकार या जो भी सरकारें आती रहीं, किसी की भी सरकार हो, वो उन कानूनों को ढो रही है। उसका खामियाजा भारत की जनता उठा रही है और विशेष रूप से भारत का जो बहुसंख्यक सनातन धर्मी समाज है, जो संख्या है, जनसंख्या है भारत की, उसको उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इस बात की लड़ाई अश्विनी उपाध्याय पिछले कई समय से लड़ रहे थे। अब आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अभियान सा एक खड़ा किया, जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ा और एक तारीख तय हुई कि 8 अगस्त को हम लोग दिल्ली में मिलते हैं और एक भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हैं, जहां हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जितने भी वो पुराने कानून, जिनकी आज की समय में, आज के समाज का जो ढांचा बदल चुका, आज जो देश बदल चुका है, उसमें उनकी सार्थकता नहीं है, उन कानूनों को बदला जाए और एकीकृत कानून लाया जाए भारत के हर नागरिक के लिए। अगर भारत का संविधान एक है, भारत का निशान एक है, भारत की सरकार एक है, भारत का पासपोर्ट एक है, तो भारत का कानून भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर कुछ और कानून है, किसी और प्रदेश में कुछ अलग कानून है, और साथ ही किसी धर्म विशेष के लिए कुछ अलग कानून है, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए कुछ अलग कानून है। तो ये लड़ाई की जो उन्होंने शुरुआत करी, ये जो मशाल उन्होंने जलाई, उस मशाल को, उस आंदोलन को एक मूर्त रूप देने के लिए, या उस आंदोलन को एक देशव्यापी आंदोलन बनाकर एक शुरुआत करने के लिए उन्होंने एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया। उन्होंने सब लोगों को जोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से और 8 तारीख को उनका आह्वान किया कि आप दिल्ली में आइए, यहां पर हम आंदोलन करते हैं। ठीक है साहब, बहुत बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़ने लगे। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत बहुत से यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूबर्स, कुछ पत्रकार बंधु हैं, कुछ सीनियर सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, वो सब धीरे धीरे करके इस आंदोलन के साथ उन्होंने जुड़ने में अपनी सहमति दिखाई कि ठीक है साहब, आप एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं और ये मुद्दा भारत के बहुसंख्यक सनातन धर्मी समाज को भी सूट करता है।
तो क्यों ना एक झंडे के तले हम लोग आए और इस आंदोलन की शुरुआत करें। बहुत से लोगों ने पहले सहमति दी कि हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। यहां पर मैं विशेष रूप से नाम लूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का। वो जो एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में जनता के सामने आए और उन्होंने भी एक अलग जगाने की कोशिश करी कि किस तरह से भारत का सनातन धर्मी समाज दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। उनके जैसे और भी बहुत से लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे चलाने की, आगे बढ़ाने की यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑफलाइन भी अपने अपने प्रयासों से उसमें लगे हुए थे, उन सब ने इस आंदोलन के साथ जुड़ने की सहमति दी। लेकिन जब 8 तारीख नजदीक में आई तो धीरे धीरे करके अपने अपने कुछ लोगों की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होंगी या कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि कुछ ऐसे जाने माने चेहरे, कुछ ऐसे जाने माने नाम उन्होंने अपने आप को इस 8 तारीख के आंदोलन से अलग कर लिया। अब अश्विनी उपाध्याय तो घोषणा कर ही चुके थे और पूरे देश भर से एक जो रिस्पांस मिल रहा था, उस रिस्पांस के चलते बहुत से लोगों ने सहमति दे दी थी कि हम दिल्ली आएंगे और इस आंदोलन का या इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम सरकार हटाने के लिए या सरकार गिराने के लिए नहीं था, ये सरकार कानून बनाने के लिए था। एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए जो कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक नजर से देखे। तो खैर, अब उस दिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी नहीं आए, बाकी कुछ और बड़े बड़े नाम जो इसमें जुड़े हुए थे, जिन्होंने सहमति दी थी, सोशल मीडिया पर सहमति दी थी, वो भी नहीं आए। बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स जो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम की उद्घोषणा कर रहे थे अपने कार्यक्रमों में, उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली। पर साहब, अब तीर तो कमान से निकल चुका था। तो 8 तारीख को जब सुबह वहां पर कार्यक्रम हुआ तो देश भर से हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। यहां यह बात नोट करने वाली है कि वहां पहुंचने वाले जितने भी लोग थे या वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, वो अपने अपने साधनों से आए। उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी ने बसों की व्यवस्था नहीं करी थी, उसके लिए किसी राजनीतिक नेता ने गाड़ियां नहीं चलाई थी, रेलगाड़ियों में वो जबरन कब्जा करके यहां नहीं पहुंचे थे। सब लोग अपने अपने पैसों से अपना अपना खर्चा करके वहां पहुंचे। जैसे कि मुझे बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से ही नहीं, एकदम कंफर्म न्यूज पता है, वहां पर अगर हम ऊपर जम्मू कश्मीर से ले लें और नीचे कन्याकुमारी तक चले जाएं तो जम्मू से, हिमाचल से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और यहां तक कि वेस्ट बंगाल से भी बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर अपना खर्चा करके अपनी मर्जी से, अपनी प्रेरणा से, स्वतः प्रेरणा से वहां पर पहुंचे। हालांकि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो कुछ तथाकथित लोग या भीड़ में घुसाए, वहां कुछ इस टाइप का एक इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज ने कहा कि वहां एंटी मुस्लिम स्लोगन्स बोले गए, जबकि वो ना तो कार्यक्रम का एजेंडा था वहां कुछ भी एंटी मुस्लिम बोलना, और ना ही मंच से किसी भी नेता ने इस चीज को बोला। तो सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस ने वहां पर इस कार्यक्रम के प्रति इतना रूखा जो उन्होंने व्यवहार किया, उसका कारण क्या था? ये वही दिल्ली पुलिस है साहब जिसने महीनों तक शाहीन बाग को झेला, चुपचाप खड़े हुए देखते रहे। ये वही दिल्ली पुलिस है जबकि एक और क्लाउड बर्स्ट 26 जनवरी को हुआ था और तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर सरासर जो गुंडई दिल्ली ने देखी, देश ने देखी, दुनिया ने देखी, वो भी एक क्लाउड बर्स्ट था। पानी का रेला जैसे आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है,
आज तो जो लोग आए वो बेचारे आए चुपचाप, उन्होंने नेताओं का वक्तव्य सुना और अपने अपने घर चले गए। तब भी दिल्ली पुलिस ने इतना रूखा व्यवहार किया, जबकि 26 जनवरी को इस देश ने इस क्लाउड बर्स्ट का वो हाल देखा था कि किस तरह से लाल किले पर उन्होंने विध्वंस की एक लीला रची, किस तरह से आईटीओ के ऊपर उन्होंने एक अनार्की का एक ऐसा तांडव किया जिसने देश की जो शान बान और आन है उसके ऊपर जबरदस्त बट्टा लगाया। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जब इतने लोग वहां पर एक अकेले व्यक्ति के आह्वान पर आ सकते हैं, इसके दो अगर मैं कहूं कि इस कार्यक्रम के टेक अवेज क्या थे और क्यों मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रोग्राम की चर्चा कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि ये जो कार्यक्रम 8 अगस्त को दिल्ली में हुआ, इसके दो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवेज हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जाते हैं। पहला मैसेज ये जाता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर जनता जुड़ने को तैयार है, जनता आंदोलन करने को तैयार है और जनता चाहती है कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन आगे आए और इस बात को, इस मुद्दे को उठाए कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो सनातन धर्मावलंबी 100 करोड़ से ऊपर के हिंदू यहां पर रहते हैं, उनको एक संगठन की जरूरत है, उनको संगठित होने की जरूरत है और वो आहत आ चुके हैं। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां पिछली सरकारें भी करती आई हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरी के चलते या एक राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सरकार चलानी होती है, उस सरकार चलाने की मजबूरी के चलते जिस तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति चल रही है, उससे भारत की जनता अब आजिज आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। आप ध्यान करिए कि पिछले 1.5 साल में जिस तरह से बॉलीवुड के तथाकथित स्टार्स, मैं उनको स्टार्स कहना पड़ रहा है क्योंकि वो स्टार्स हैं भाई, लाखों करोड़ों रुपए वो कमाते हैं और लाखों करोड़ों भारत के लोग अपना पैसा खर्च करके उनकी पिक्चरें देखते हैं। तो वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें उजागर हुई कि भारत के सनातन धर्म की हिंदी फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से खिल्ली उड़ाई जाती है, बेइज्जती करी जाती है, तो उसके खिलाफ आक्रोश आज भारत की बहुसंख्यक जनता में है। उस आक्रोश को सरकार को पहचानना चाहिए। जो डिमांड उन्होंने रखी है वो बड़ी जायज डिमांड है, इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर विभिन्न राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये आज भारत की जनता की बहुत बड़ी डिमांड बन गया है। और इस कार्यक्रम का दूसरा टेक अवे ये है कि ये कार्यक्रम बहुत ही असंगठित रूप में बुलाया गया एक कार्यक्रम था। अगर संगठित रूप में इस आंदोलन को चलाया जाए, संगठित रूप में मींस जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि एक राष्ट्रीय टीम होती है, एक प्रदेश की टीम होती है, फिर जिलों की इकाइयां होती हैं, फिर मंडलों की इकाइयां होती हैं और ऊपर से नीचे तक जो एक विचार या जो भी ऊपर से एक निर्देश आते हैं वो नीचे तक, जनता तक या कार्यकर्ताओं तक जाते हैं। तो आज सोशल मीडिया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया है कि उसने बिना किसी संगठित प्रयास के वहां पर हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से लोगों को लाकर इकट्ठा कर दिया। तो अगर ये बिना चैनलाइज किए यहां पर इतनी जनता आ सकती है, तो आप स्वयं सोचिए कि अगर इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इस आक्रोश को नियंत्रित रूप में एक आंदोलन की दिशा दी जाए, इसका एक बाकायदा खाका बनाकर, एक स्ट्रक्चर बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, तो आने वाले समय में भारत को एक नए आंदोलन की दिशा और दशा मिलने वाली है। यह इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा टेक अवे है।
यहां पर एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बहुत से बड़े बड़े नामों ने, बहुत से बड़े बड़े व्यक्तित्व जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग किया। यहां पर मैं अश्विनी उपाध्याय जी से मैं तो स्वयं कभी मिला भी नहीं, मैं पर्सनली उनको जानता तक नहीं हूं, लेकिन इस कार्यक्रम की जो भीड़ जुटी उसने एक बात साबित कर दी कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज क्यों पिटता आया है हजारों सालों से, क्यों दबा और कुचला गया है उसको बारंबार, कभी आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो कभी अंग्रेजों के द्वारा। वो इसलिए कि हिंदू समाज कभी भी संगठित नहीं था, उसने कभी भी अपने धर्म की इज्जत नहीं करी थी। यहां मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि मेरी अगर अपनी विचारधारा है तो मेरा अपना बड़ा स्वयं का बड़ा स्ट्रांग कन्विक्शन है, मानना है कि मैं अपने धर्म के प्रति अगर प्रतिबद्धता रखता हूं तो कोई और भी, भले वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, वो अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता रखता है या कट्टरता की हद तक अपने धर्म को मानता है, तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ इसमें है कि जैसे मैं अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं आपके धर्म की बिल्कुल भी कोई बेइज्जती नहीं करता, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाता, उसका परिहास नहीं उड़ाता, इसी तरह से किसी भी धर्म के मानने वाले को, किसी भी समाज के मानने वालों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म की भी खिल्ली उड़ाने का या परिहास उड़ाने का की जो छूट है वो छूट नहीं मिलनी चाहिए। यहां पर अगर ये जो यूट्यूबर्स और ये जो बाकी लोग जो लास्ट मोमेंट पर अपने किसी भी निजी कारण के चलते अपने आप को इस कार्यक्रम से जिन लोगों ने अलग कर लिया, अगर वो लोग भी संगठित होकर साथ में जुड़ते, अपने अपने निजी हितों को छोड़कर, यहां पर दिक्कत तो यही है, सबको लगता है अरे भाई ये तो अश्विनी उपाध्याय तो लीडर बन जाएगा, ये तो इसको कहीं टिकट मिल जाएगी, ये तो कहीं नेता ना बन जाए। तो वो लोग जो बड़े टाइम से, मैं सॉरी टू यूज दिस, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, जो बड़े टाइम से अपनी दुकान चला रहे थे राष्ट्रवादिता के नाम पर, उनको लगा अरे भाई ये तो हमसे बड़ी दुकान इनकी खुल जाएगी, हम कैसे चले जाएं इस कार्यक्रम में। तो बस बहुत से लोगों ने धीरे धीरे करके अपने आप को इस कार्यक्रम से अलग कर लिया। लेकिन उनको यह बात सोचना चाहिए कि भाई जो बात आप कर रहे हो उसी बात को किसी ना किसी और रूप में XYZ ABCD कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कर रही है, और अगर आप सबका लक्ष्य एक है, इस राष्ट्र के प्रति आपकी एक ऐसी कटिबद्धता है कि आपने इस राष्ट्रवाद की धारा को आगे बढ़ाना है, तो आपको मिलजुल कर एक मंच पर अपनी निजी जो प्राथमिकताएं हैं, जो अपने निजी हित हैं, उनको ताक पर रखकर, उनको ताले में बंद कर कर राष्ट्रवादिता को की मशाल को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप भले ही अपने घर में, अपने YouTube चैनल पर कुछ भी बोलते रहें, आप भले ही कार्यक्रमों में जाकर सरकार को गलत ठहराएं, सही ठहराएं, किसी धर्म विशेष के लोगों को दबाकर आप गालियां देते रहें, उनकी भर्त्सना करते रहें, तो ये सब भारत का हिंदू समाज अब समझ चुका है, उसको बहुत बार सुन चुका है, और उसने बॉलीवुड का बहिष्कार करके इस बात को साबित भी कर दिया है कि अब उसको ये बात समझ आ गई है। तो अब समस्या को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, अब समस्या के समाधान के ऊपर काम करना पड़ेगा, और समाधान तभी निकलेगा जब सब लोग अपना निजी हित छोड़कर, निजी स्वार्थ छोड़कर एक मंच पर आएंगे। यहां पर जो मशाल अश्विनी उपाध्याय जी ने जलाई है, उस मशाल को सब लोगों को आकर हाथ में हाथ लेकर थामना पड़ेगा, तभी वो एक क्रांति का रूप लेगी। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि भारत के बहुसंख्यक समाज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनको किसी एक मंच पर आकर जुड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए, और साथ में चूंकि मेरा YouTube चैनल है तो ये
अपील तो मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि ये राष्ट्रवाद की विचारधारा के जितने लोगों को आज हमने ये आह्वान किया है उन तक ये बात ज्यादा मजबूती के साथ पहुंचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।